बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप का जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2023 के अंदर पूछा गया, इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन को। अब बच्चे 2024 का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। जब मैं एनालाइज़ कर रहा था 2024 और 2023 के पेपर को, तो ये चीज़ सामने आई कि तकरीबन जो 30% क्वेश्चन हैं वो एज सच एज 2023 और 2024 के ऑलमोस्ट जो हैं वो सिमिलर थे, मतलब रिपीटेड हो रहे हैं, क्योंकि इनका हर साल सिलेबस जो है वो सिमिलर होता है। और अगर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए सिलेबस सिमिलर है तो एटलीस्ट ये 2018 से जो है वो टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो अभी तक 7-8 साल हो चुके हैं, तो हर साल उन्हीं यूनिट्स में से एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स तो कह लें कि 80% तक रिपीट हो रहे होते हैं। बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं एसएचएस भी रिपीट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से पास पेपर के एमसीक्यू स्टेप्स सेल्फ असेसमेंट के लिए लाजमी तौर पर देख कर जाएँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 36 इस टेस्ट का और केमिस्ट्री पोर्शन का पहला एमसीक्यूज़ है, इसको देखते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शन टाइप इज इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन सीक्वेंस बिलो। बच्चे देखें, सबसे पहले आपके पास एक अल्कीन है और अल्कीन के अंदर आप लोग एच आई ऐड करवाना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी अल्काइल हैलाइड। मतलब देखें इसके अंदर हो क्या रहा है, क्या आपके पास पहले थी CH3 CH डबल बॉन्ड था, फिर CH था और फिर CH3 था। आप लोगों ने जब इसमें HI को ऐड किया तो किसी एक डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जो है वो हाइड्रोजन चली जाएगी। लेट्स सपोज दिस बिकम CH3 CH2, और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगी हाइड्रोजन, और जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और साथ में आ जाएगा CH3। बच्चे आप लोग इसको कौन से रिएक्शन का नाम देंगे? तो जब भी डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो ये बात तो कंफर्म है कि वो एडिशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गई एडिशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? तो बच्चे जब आप लोग अल्कीन के रिएक्शंस पढ़ते हैं तो आप लोग कहते हैं कि अल्कीन के पास पाई बॉन्ड अवेलेबल है, और पाई बॉन्ड अवेलेबल है तो इसका मतलब ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं, और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो हम लोग बोलेंगे इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी चीज़ इसके ऊपर आकर अटैक करेगी दैट विल इलेक्ट्रोफाइल। अब चूंकि एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो आकर इसके ऊपर अटैक कर रही होती है, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो बच्चे ये तो निकल गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब या तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है या फिर हमारे पास बीटा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप लोग देखते हैं तो कहते हैं ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एक्वस बेस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, एक्वस और अल्कोहलिक का। अगर आप लोग एक्वस बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली कि जो आयोडीन है वो रिप्लेस हो रही है किसके साथ? OH ग्रुप के साथ। तो CH3 CH2 CH, और आयोडीन की जगह पर एक ग्रुप लग जाएगा दैट विल बी OH, और साथ में आ जाएगा CH3। अब देखें क्या हुआ कि एक नेगेटिव आयोडाइड आयन की जगह पर हाइड्रोक्साइड आयन OH आकर लगा, तो एक ग्रुप उतर कर दूसरा ग्रुप लगा, ये हो गई सब्सटीट्यूशन। और चूंकि नेगेटिव को उतार कर नेगेटिव चीज़ लगी है तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी नहीं है, तो हमारे पास बचे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अ बीटा ऑप्शन। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ समझना मुश्किल हो रही है तो मैंने करैक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भी मिल जाएगी। उसमें आपको ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स किस किस तरह के रिएक्शंस शो करते हैं उन तमाम का ओवरव्यू मिल जाएगा। वहाँ से लाजमी तौर पर एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, आप लोग उस वीडियो को भी एक दफ़ा लाजमी तौर पर गो थ्रू करें, तो आपको ये वाले एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। खैर, इस एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन हो जाएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज टू प्रिपेयर द अल्कीन्स। आप लोग इनमें से किस मेथड से अल्कीन को तैयार नहीं कर सकते? बच्चे ये एमसीक्यूज़ एच 2024 के अंदर भी आ चुका है। अब देखें अल्फ़ा के अंदर कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चे कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, उससे अल्केन भी बनाते हैं, अल्कीन भी बनाते हैं और अल्काइन भी बनाते हैं। ये ऑप्शन गलत हो सकती थी, किस तरह से बच्चे देखें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग अल्कीन भी बनाते हैं और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग अल्काइन भी बना लेते हैं। अगर तो आप लोगों के पास सेचूरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा
और उसकी आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी अल्कीन। और अगर आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसकी आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे देन जो आप लोग प्रोडक्ट हासिल करेंगे दैट विल बी अल्काइन। अब बच्चे उसने यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया कि वो सैचुरेटेड की बात कर रहा है या अनसैचुरेटेड की बात कर रहा है। इसका मतलब कि आप लोग कंसीडर कर लें कि यहाँ पर सैचुरेटेड है तो इससे अल्कीन बन सकती है, जबकि हमने वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो कि नॉट यूज़, ये कीवर्ड है, इसको लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखना होता है आप लोगों ने। फिर देखें कहता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चे बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज ये है CH3 है, CH2 है और X है, आप लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, आप लोग यहाँ से हेलोजन को रिमूव करते हैं, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो पीछे जो चीज़ बचेगी दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। 40 में कहता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। बच्चे विसिनल डाइहैलाइड की डीहेलोजिनेशन होती है, मतलब ये कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी हैलोजन है और यहाँ पर भी हैलोजन है। जब आप लोग जिंक के साथ ट्रीट करवाते हैं तो दोनों हैलोजन रिमूव हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन, नॉट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड से जो है वो आप लोगों के पास अल्कीन प्रिपेयर नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। कहता है जी न्यू पेंटाइल क्लोराइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चे न्यू पेंटाइल कैसे बनेगा, इस तरह के एमसीक्यूज़ के लिए सबसे पहले वो अल्केन बना लें जिससे अल्काइल ग्रुप जो है वो तैयार किया गया, लाइक न्यू पेंटाइल विल बी ड्राइव फ्रॉम न्यू पेंटेन। अगर मैं न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो बच्चे ये कार्बन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, दिस वन इज़ द न्यू पेंटेन। आपने न्यू पेंटाइल बनाना है तो किसी एक कार्बन से आप लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, लेट्स सपोज 3 हाइड्रोजन को मैंने 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया न्यू पेंटाइल, इसके साथ हैलोजन अटैच कर दें तो दिस वन इज़ द न्यू पेंटाइल क्लोराइड। अब वो ये पूछता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो बच्चे देखें क्लोरीन जो हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बच्चे याद रखिएगा कोई भी न्यू अल्काइल हैलाइड होगी ना वो हमेशा हम लोग बोलेंगे दैट इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद जितनी भी एन अल्काइल हैलाइड्स होंगी वो भी सारी की सारी जो हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होती हैं। इसके अलावा जितनी भी आइसो अल्काइल हैलाइड्स होती हैं वो भी सारी की सारी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होती हैं एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल अल्काइल हैलाइड, वो सेकेंडरी होगा। उसके अलावा जितने भी एन अल्काइल हैलाइड हैं वो प्राइमरी हैं, जितने भी आइसो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो प्राइमरी हैं, जितने भी न्यू अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो प्राइमरी होंगे। सिर्फ आइसोप्रोपाइल हैलाइड विल बी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये हिंट समझ लें बच्चे। इसके अलावा आप लोगों को एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, स्कैंडिब्यूटाइल, टर्शीब्यूटाइल का कॉन्सेप्ट समझना हो, 1-to-1 क्लासेस लेनी हो तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस टेस्ट की PDF हासिल करने के लिए भी। और मज़ीद अगर आप लोग सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के 3-4 दिनों के अंदर इन चारों यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर तमाम की तमाम क्लासेस हैं वो अलग से कंडक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। नाउ द कीवर्ड इज़ इनकरेक्ट। आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए अल्फा ऑप्शन के अंदर कहता है एडिशन में it involves a combination of 2 or more atoms or molecules in order to form a large molecule। बच्चे एडिशन के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए फिर चीज़ों को समझना जो है वो आसान हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पर एडिशन रिएक्शन लिख देते हैं लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग हाइड्रोजन ही ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख दूँ लाइक CH3 है, CH2 है और हम लोग यहाँ पर एक हैलोजन अटैच कर देते हैं और इसका QH के साथ रिएक्शन करवा के तो ये हमारे पास CH3 CH2 और साथ में X की जगह पर अब आ जाएगा OH और KX जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अल्फा में देखें अब कहता है इट इन्वॉल्व्स अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। बच्चे दो चीज़ें मिलती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं, एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है, तो ये वाली बात यहाँ तक तो ठीक है। बीटा में कहता है इट इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ
एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो बच्चे यही तो चीज़ यहाँ पर हो रही है कि एक जो ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो रिप्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये बात ठीक है, हमने इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। बीटा में कहता है मोलर मास ऑफ द अडक्ट, अडक्ट बोलते हैं एडिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है ना उसको प्रोडक्ट का नाम, अडक्ट का नाम दिया जाता है। कहते हैं मोलर मास ऑफ द अडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेज दैन दैट ऑफ द इनिशियल मॉलिक्यूल। बच्चे इसमें इनिशियल मॉलिक्यूल देखें, 2 कार्बन 24 और 4 हाइड्रोजन है तो 28 इसका मास है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नोट ऑन देखें तो 2 कार्बन 24 और 6 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इसका मास है वो 30 बन चुका है। तो जो अडक्ट है उसका तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दो चीज़ें मिलकर आप लोगों को एक चीज़ बना के दे रही होती हैं। अब यहाँ पे कहता है मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट कैन आइदर इंक्रीज, बढ़ भी सकता है, और डिक्रीज, कम भी हो सकता है, देन दैट ऑफ द इनिशियल मॉलिक्यूल। बच्चे ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह पर कंसीडर कर लें कि आप लोगों के पास क्लोरीन है, ये वाला ग्रुप यहाँ पर भी है, ये वाला ग्रुप यहाँ पर भी है, इसको तो थोड़ी देर के लिए ना ज़रा इग्नोर करें। अगर क्लोरीन को आप लोग OH के साथ रिप्लेस करें, क्लोरीन का मास है 35.5 और OH का जो मास है दैट इज़ 17। अब देखें जो प्रोडक्ट बनी उसका मास कम हो चुका है। इसी तरह से अगर आप लोग रिएक्शन को कुछ इस डायरेक्शन के अंदर ले जाते तो फिर 17 वाले ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है 35.5 वाला ग्रुप, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मास है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो चूंकि ग्रुप ने रिप्लेस करना होता है तो जो ग्रुप रिप्लेस कर रहा होता है वो भारी भी हो सकता है, वो हल्का भी हो सकता है। तो दोनों तरह से जो है वो हम लोग बोल सकते हैं। इसमें 40 के अंदर देखें, इसका मतलब ये बीटा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है। 40 में कहता है दिस रिएक्शन द लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड द अडक्ट। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो एडिशन रिएक्शन है उनमें जो बनने वाली प्रोडक्ट है उसको अडक्ट बोला जाएगा। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कहता है इन दिस रिएक्शन द लिविंग ग्रुप और द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट विच एक्सक्लूड्स द इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। कहता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो लिविंग ग्रुप है या फिर वो वाला मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जो कि एक्सक्लूड होता है इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल के साथ से उतरता है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि हम लोग लिविंग ग्रुप को बेसिकली जो है वो सबस्ट्रेट का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे लिविंग ग्रुप को सबस्ट्रेट नहीं बोला जाता, लिविंग ग्रुप इटसेल्फ सबस्ट्रेट का पार्ट होता है। रिकॉल करें कॉन्सेप्ट को, सबस्ट्रेट इज़ बेसिकली एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। तो सबस्ट्रेट का पार्ट है लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है ना ये इन्होंने गलत लिखी हुई है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। डेल्टा के अंदर देखें तो वो कहता है आप बाय प्रोडक्ट में भी फॉर्म्ड, कि बाय प्रोडक्ट बन सकती है। जबकि बच्चे एडिशन रिएक्शन में देखें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रही, दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना देती हैं, तो बाय प्रोडक्ट तो नहीं बन रही। फिर यहाँ पे कहता है बाय प्रोडक्ट में और मे नॉट बी फॉर्म, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाय प्रोडक्ट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस ही ठीक हैं, लेकिन इंटी टेस्ट के अंदर उन्होंने जो ऑप्शन ठीक करवाई थी दैट वाज द डेल्टा ऑप्शन। उसकी रीज़न ये थी कि मोस्ट प्रोबेबली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उसमें ज़्यादातर, मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, ये थोड़ा सा कह लें कि ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, आप लोगों को परेशान कर सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। इसका आंसर 40 भी देखा जाए टेक्निकली ठीक है और डेल्टा भी ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे डेल्टा ऑप्शन के साथ। इसकी रीज़न ये बताई जाती कि यहाँ पर प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी फॉर्म, जो मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखी तो बाय प्रोडक्ट बनी हुई है सब्स्टिट्यूशन में, चूँकि कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस करेगी ना तो बाय प्रोडक्ट बनेगी। तो बाय प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड इस वजह से कि मे नॉट बी फॉर्म्ड, यहाँ से ये वाली बात भी गलत हो जाती है। तो चूँकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर दोनों बातें ही इख्तलाफ के अंदर जा रही हैं, तो इस वजह से हम लोग डेल्टा ऑप्शन को जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज 40 के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली बात लिखी हुई है ना वो गलत है, वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर देखते हैं, कहता है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय द बेंजीन। पहला लिखा हुआ अल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन। बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हो रही है। आप लोग पढ़ते हैं कि बेंजीन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करती। इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस वो बेंजीन रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। फिर आप लोग उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो मैलिक एसिड बन जाता है।
ये एस एच एस पंजाब की बुक के अंदर रिएक्शन गिवन है। फिर बीटा के अंदर कहता है कंसनट्रेटेड एस्टर ऑफ 4 एट 80 डिग्री सेल्सियस, ये सल्फोनेशन की कंडीशन है, ये रिएक्शन तो हो गई होगा। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये हेलोजिनेशन की कंडीशन है। Rx इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये एल्काइलेशन की कंडीशन है। तो ये तमाम के तमाम रिएक्शन तो शो होते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और आप लोगों ने IUPAC नेम बताना है। तो बच्चे इसमें ना आपने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी लिस्ट की बिना के ऊपर अरेंज करना है। तो OH और क्लोरीन में से जो प्रायोरिटी वाइज आएगा दैट इज़ OH ग्रुप, तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी। बट जब ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर, मैं पंजाब बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो उनका केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेंजीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है ना बच्चे, वो लाजमी तौर पर देखें, वहाँ से हर साल लाजमी तौर पर MCQs है वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने OH फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी की बिना के ऊपर हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। उसके बाद अब OH एक प्रायोरिटी वाइज ग्रुप है, तो हम लोग इसको पेरेंट नेम के तौर पे कंसीडर करेंगे, ये लास्ट पर आएगा। जबकि क्लोरीन को एज अ सब्सटेंट ट्रीट करेंगे, तो क्लोरीन हमेशा जो सब्सटेंट होता है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है, और वो पोजीशन नंबर 5 के ऊपर मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द 5 क्लोरो। और उसके बाद पूरे कंपाउंड के अंदर OH ही है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल को एल्कानॉल की बिना के ऊपर हम लोग नाम दे देंगे। तो बच्चे 5 क्लोरो 2 एल्कानॉल विल बी इट्स IUPAC नेम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड शोज द मेटामरिज्म। बच्चे मेटामरिज्म शो कौन करेगा? मेटामरिज्म की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, एटलीस्ट नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो बच्चे अगर आप लोग अल्फ़ा ऑप्शन को देखते हैं तो इसको आप लोग ये नहीं कहेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ कार्बन है और एक तरफ 3 कार्बन है, और इसमें डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है 2 कार्बन है, और आप लोग कहें कि ये मेटामरिज्म शो करेगा। बच्चे अगर आप लोग अल्फ़ा ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। जब डबल बॉन्ड हाइड्रोजन है तो कार्बन के इस तरफ दोनों के दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स ही हैं, यहाँ पर कार्बन की बात नहीं हो रही, तो इस वजह से इसको राइट ऑप्शन के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चे इसकी ये रीज़न भी बोली जाती है कि हमारे पास जो अल्कीन्स होती हैं दे ओनली शो द जो पोजीशन आइसोमरिज्म, मतलब इसमें पोजीशन और डबल बॉन्ड चेंज होने की बात करते हैं, हम लोग इसमें मेटामरिज्म को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बच्चे जो मेटामरिज्म है इसके अंदर बोला जाता है कि वो बाई वैलेंट होना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा होना चाहिए जिसकी वैलेंसी मोर देन 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप कोई एटम नहीं है, कोई कोई ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर बॉन्ड्स को एज आ जो हम लोग फंक्शन ग्रुप जो है वो कंसिडर करते हैं। तो बॉन्ड्स के इर्द गिर्द जो है वो हम लोग नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की तादाद को कंसिडर नहीं करते। जबकि आपकी बुक के अंदर ये जो बीटा ऑप्शन जिसको हम लोग ने राइट ऑप्शन मार्क भी करना है, इसके अंदर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन है सेंट्रल के अंदर, दिस वन इज़ द बाईवैलेंट। बाईवैलेंट होने का मतलब दोनों तरफ वैलेंसेस शो करेगा। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 8 करने के लिए, ये मज़ीद 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके एक तरफ CH2 इस तरह से दोनों तरफ या तो इथाइल ग्रुप लगा दें, या फिर एक तरफ CH3 लगा दें और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी दैट विल बी बीटा ऑप्शन। अल्कीन के साथ बच्चे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इख्तलाफ है, रीज़न बहुत सारी बताई जाती हैं, इसमें ऐसे चाहे इशू नहीं है, लेकिन मोस्टली जो रीज़न बताई जाती है दैट इज़ कि इसको बाईवैलेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही, इस वजह से हम लोग इसको राइट ऑप्शन के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा चार्ली के अंदर एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेगा, और यहाँ पर अल्केन है, अल्केन तो वैसे चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं, इसमें तो फंक्शन ग्रुप होते ही नहीं है, तो फंक्शन ग्रुप के इर्द गिर्द नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम का डिफर होना चाहिए, ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स। बच्चे जब OH बॉन्ड ब्रेक करता है लाइक CH3OH, अब जब ये OH बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो OH बॉन्ड ब्रेक करने के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एल्कोक्साइड आइन बनेगा। बच्चे कौन सा स्टेबल होगा? एल्कोक्साइड आइन।
देखिए ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्टेबल तभी होगा जब इसको मज़ीद कोई चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ना कर रही हो। जब उसके पास देखें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत तो उसे ही है ना, पैसा उसी को चाहिए है, या भूख खाना उसी को चाहिए होता है जिसको भूख लगी हुई हो। जिसको भूख ही ना हो उसने खाना क्या करना है। अगर हम लोग टेक्निकली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, समझाने की अगर मैं आप लोगों को कोशिश करूं, तो बच्चे अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मीन टू से उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने आपके सामने CH3 और नेगेटिव रखा हुआ है, और अब मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ टर्शरी एल्कोक्साइड, जिसमें क्या होगा कि आप लोगों के पास एक कार्बन और उस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब बच्चे आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो CH3 ग्रुप है इट हैज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, वो भूखा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो लगे हुए एल्काइल ग्रुप्स हैं अपनी फितरत से मजबूर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव स्पीशी है, जब मज़ीद उसके पास इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है। और जब वो स्टेबल नहीं रह पाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है ना, दैट इज़ अ अनस्टेबल प्रोडक्ट। इसका मतलब जो टर्शियल काइलाइड हैं वो ये वाली प्रोडक्ट शो करना फेवर नहीं करते, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ अनस्टेबल। तो टर्शियल कोहल सबसे लेस होंगी, जबकि जो CH3 और नेगेटिव है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट सीक्वेंस बन रहा है दैट इज़ द डेल्टा ऑप्शन के CH3OH सबसे पहले आएगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। इसके कंपैरिजन में बच्चे अगर CO बॉन्ड का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा जब CO बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना तो फिर उसके नतीजे में बनती है कार्बोकैटाइन। एक मैं CH3 पॉजिटिव बना देता हूँ और दूसरी मैं टर्शरी कार्बोकैटाइन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को सीक्वेंस समझा दूँ। तो बच्चे अब कार्बोकैटाइन में कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स का बुक है, इसे कार्बन चाहिए। जहाँ से कार्बन आएंगे इसके पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी जो है वो अकोमोडेट हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी स्टेबल। अगर आप लोग CH3 पॉजिटिव की बात करें, इसके पास कोई भी चीज़ नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब इसके पास कोई चीज़ नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, तो ये आप लोगों के पास स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर टर्शरी कार्बोकैटाइन है जिसके पास तीन तीन अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो पूरी होती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी होती जाएगी तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाती जाएंगी। तो याद रखिएगा अगर वो कहता कि CO बॉन्ड ब्रेक होता तो फिर आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होनी थी दैट वाज चार्ली। और अगर वो आप लोगों से OH बॉन्ड की बात कर रहा है तो देन आपके जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डज नॉट मैच करेक्टली अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव स्पीशी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो पहले में कहता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। न्यूक्लियोफाइल चूँकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग, जबकि ये एक्सेप्ट करते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। 40 में कहता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है दे गिव द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बच्चे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देंगे, जबकि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देंगे, क्योंकि रिएजेंट की बिना के ऊपर ही हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको अल्कीन वाले एग्जांपल में समझाया था कि चूंकि इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा था तो इस वजह से उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम दिया था। फिर डेल्टा के अंदर यही इसका राइट ऑप्शन है बच्चे। डेल्टा के अंदर कहता है जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ लीवर स्पेस। बच्चे लीवर स्पेस वो वाली स्पीशी होती है दैट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और लीवर सेसर वो वाली स्पीशी होती है दैट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रोफाइल लीवर सेसर होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो लीवर स्पेस है, तो इस वजह से ये वाली बात भी ठीक है। तो इसके जो राइट ऑप्शन बनेंगे दैट विल बी अ चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल। बच्चे फेडरल की बुक से क्वेश्चन पूछा गया और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 में भी और 2023 के अंदर भी। अब इसमें बच्चे अल्फ़ा के अंदर जो स्ट्रक्चर बना है बेंजीन के साथ OH और CH3, ये क्रीसोल का बेसिकली स्ट्रक्चर है। बीटा के अंदर
और द पोजीशन के ऊपर दोनों के दोनों एच ग्रुप पर अटैच हैं, तो बच्चे दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैटिकोल या कैटिचोल, जो भी आप लोगों ने इसको प्रोनाउंस करना है, कैटिकोल बेसिकली किया जाता है। चार्ली ऑप्शन के अंदर बेंजीन के साथ मेटा पोजीशन के ऊपर ग्रुप अटैच है, तो बच्चे इसको हम लोग नाम देंगे रिसोर्सिनॉल। और डेल्टा ऑप्शन के अंदर पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच है, इसको हम लोग हाइड्रोक्विनोन का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो स्ट्रक्चर पूछा था वो आप लोगों से रिसोर्सिनॉन का था। तो इस वजह से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी अ चार्ली ऑप्शन। बाकी क्रिसोल पूछे, कैटिकोल पूछे या फिर हाइड्रोक्विनोन, तो आप लोग उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आप लोग आंसर को सिलेक्ट करे होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद द एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेल्सियस द इनिशिएशन स्टेप इज। पहला स्टेप कौन सा है बच्चे? अब पंजाब की जो बुक है ना उसमें मैकेनिज्म तो नहीं गिवन, मैं आप लोगों को तीनों के तीनों स्टेप्स बता देता हूँ बच्चे। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर टोटल होते हैं 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर लाइक आपके पास अल्कोहल है CH3 CH2 OH, जो सल्फ्यूरिक एसिड है एक एसिड होने की वजह से ये प्रोटॉन को प्रोवाइड करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी CH3 CH2 OH और हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल के पास एक प्रोटॉन ऐड हुआ, तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द बीटा ऑप्शन। फिर सेकंड स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे का पूरा बॉन्ड लेकर यहाँ से निकल जाता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ CH3 CH2 पॉजिटिव और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होती है सेकंड स्टेप के अंदर। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो CH3 और साथ में CH2 पॉजिटिव है, इसके पास आता है जी HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव मतलब स्टार्ट में HSO4 में से H पॉजिटिव निकाल दें तो पीछे बचा था HSO4 नेगेटिव। ये बेसिकली अटैक करती है कि इसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी अल्कीन, और साथ में H2SO4 जो है वो अपनी असल फॉर्म में, चूँकि ये कैटलिस्ट था तो वो निकल जाता है। तो बच्चे देखें 3 स्टेप्स हुए हैं टोटल। पहले में प्रोटोनेशन होती है, दूसरे में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होती है, तीसरे में डीप्रोटोनेशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा ऑप्शन, नॉट चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, कहता है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द सिमेट्रिकल अल्केन्स फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। बच्चे वुड्स रिएक्शन है, नॉट वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये बेसिकली बेंजीन वाले चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ते हैं जहाँ पर अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते थे। तो वुड्स रिएक्शन जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर द सिमेट्रिकल अल्केन्स। अगर आप लोग एक कार्बन वाली अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो 2 कार्बन वाली अल्केन बन जाएगी, 2 वाली अल्काइल हैलाइड लेंगे तो 4 वाली अल्केन बन जाएगी, 3 वाली अल्काइल हैलाइड लेंगे तो 6 वाली। मतलब जितने कार्बन वाली अल्काइल हैलाइड लेंगे, क्योंकि उसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली जो है वो आपके पास अल्काइल हैलाइड तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब बच्चे अगेन ये फेडरल बोर्ड की बुक से कॉन्सेप्ट है, हमारी पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर जो है वो सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक के अंदर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब बच्चे आप लोगों ने फेडरल बोर्ड की बुक किस टेस्ट के लिए, चूँकि थोड़े दिन बच गए हैं तो पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना। अगर तो आपने पहले से पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यही कॉन्सेप्ट हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, इनको एक दफ़ा देख लें। बाकी ज़्यादातर आप लोग अपनी पंजाब की तैयारी के साथ ही जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी क्योंकि आप लोग तैयार करेंगे तो वो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, फिर आप लोग पंजाब वाली चीज़ें भी गलत करना स्टार्ट कर देंगे। खैर देखते हैं MCQs को। कहता है आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन। अल्फ़ा में कहता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो लेस पोलर सॉल्वेंट होता है वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, और मोर पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवर करता है किस चीज़ को, सब्सटीट्यूशन को। बच्चे ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें एलिमिनेशन जो होती है दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, जबकि जो सब्सटीट्यूशन होती है दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। एक्वस मतलब वाटर और एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल। अब दोनों में से जो वाटर है दैट इज़ अ मोर पोलर सब्सटेंस, मतलब एक्वस KOH है वो मोर पोलर है और मोर पोलर फेवर करेगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को, जबकि जो हमारे पास
अल्कोहलिक वेज है ये लेस पोलर होती है एज़ कम्पेयर टू एक्वस। तो चूँकि अल्कोहलिक वेज जो है वो फेवर करते हैं एलिमिनेशन को, तो हम लोग बोलते हैं लेस पोलर सॉल्वेंट फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा में देखें कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन जबकि हाई टेम्परेचर फेवर द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बच्चे ये बात बिल्कुल गलत है, इसका राइट ऑप्शन बीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखें बच्चे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होना होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर लाइक अगर CH3 है, CH2 है, X है और इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी CH3 CH2OH। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होना होता है कि अगर आपके पास ये CH3 है, इसका मैं हाइड्रोजन अलग शो कर रहा हूँ, एक ये CH2 है, ये X है। अब यहाँ पर काम क्या क्या होने होते हैं, नंबर 1 यहाँ से हाइड्रोजन उतर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना होता है, ये बॉन्ड उतर के यहाँ पे जाना होता है, फिर आपके पास प्रोडक्ट बनती है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से HX है वो रिमूव होता है। तो बच्चे देखें जब एलिमिनेशन रिएक्शन है तो ज़्यादा बॉन्ड्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, मतलब बॉन्ड्स की रिप्लेसमेंट ज़्यादा की जाती है इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो बॉन्ड्स की ब्रेकेज और फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है, सिर्फ एक हैलोजन को रिमूव करके OH लगाना होता है। तो चूंकि एलिमिनेशन में ज़्यादा बॉन्ड्स की रिप्लेसमेंट होती है, उनकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जबकि सब्स्टिट्यूशन के केस में चूँकि हमें इतनी ज़्यादा बॉन्ड्स की रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ती, इस वजह से वो लेस टेम्परेचर के ऊपर भी फेवरेबल होता है। तो यही राइट ऑप्शन है, गलत लिखा हुआ है। 40 में कहता है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, ट्रेडिशनल काइल हैलाइड हो तो वो एलिमिनेशन करेगी और एनल काइल हैलाइड हो तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगी। बच्चे बिल्कुल बात ठीक है। देखें सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, लाइक CH3 CH2 और X है और मैं यहाँ पर अगर टर्शी बना देता हूँ CH3। अब बच्चे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करना चाहता है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है अल्फ़ा कार्बन के ऊपर। बच्चे जब टर्शियल काइल हैलाइड होगी ना, तो टर्शियल काइल हैलाइड के केस में अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अटैक करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द स्टीयरिक हिंड्रेंस काज बाय दीज बल्कि अल्काइल ग्रुप्स। बल्कि अल्काइल ग्रुप्स आसानी के साथ अटैक होने ही नहीं देते, जिस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो टर्शियल काइल हैलाइड होते हैं ना, वो फेवर नहीं करते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, वो एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं। इसके दूसरे रीज़न बच्चे ये भी है कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होना होता है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अब बीटा हाइड्रोजन तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। इन तीनों बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो इजीली अवेलेबल होती है, तो बेस किसी भी बेस हाइड्रोजन के ऊपर जाकर आसानी के साथ अटैक करेगी और आप लोगों को अल्कीन डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना के दे देती है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो टर्शियल काइल हैलाइड है वो फेवर करते हैं एलिमिनेशन को, जबकि जो एनल काइल हैलाइड होते हैं वो फेवर करते हैं सब्स्टिट्यूशन को। डेल्टा के अंदर देखें कहते हैं जी एलिमिनेशन के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट होती है वो अनसैचुरेटेड होती है, बिल्कुल बात ठीक है, अल्कीन बनती है और यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड ही बनता है, ये भी ठीक है कि अल्काइल हैलाइड निकाल के मतलब सिंगल बॉन्ड निकाल कर सिंगल बॉन्ड ही बन रहा होता है, तो ये वाली बात भी ठीक थी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं इसमें प्रिंसिपल, अब देखें बच्चे ये दूसरी दफ़ा क्वेश्चन आ गया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाला, जिसमें प्रायोरिटी लिस्ट बतानी है। तो इसमें CONH2 अमाइड ग्रुप भी मौजूद है, इसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है, इसमें NH2 अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है और इसमें OH अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है। कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में देख के बताएं। तो बच्चे प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर देखें जो ग्रुप आपको सबसे पहले नज़र आएगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर कहता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज़ करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। बच्चे ऑप्शन के अंदर देखें सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर आपने बताना है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन बुरा न्यूक्लियोफाइल है। तो बच्चे इसकी एक ही हिंट है, याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। देखें बच्चे न्यूक्लियोफाइल होता कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसका मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी, वो अपने पास रखना चाहेगी। जब वो अपने पास रखना चाहेगी तो इसका मतलब ये दूसरों को डोनेट कर नहीं सकता, और जब वो दूसरों को डोनेट कर नहीं सकेगा तो हम लोग बोलेंगे वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का ये MCQ सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है
यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है दैट इज़ फ्लोरीन। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना चाहेगी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करना चाहेगी। तो फ्लोरीन इज़ द वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग ऑल द ऑप्शन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की है और नाइट्रोजन के बाद कार्बन की है अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे ये सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद एफ नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव और फिर F नेगेटिव। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 40 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। कहता है जी एन अननोन कंपाउंड हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। बच्चे ये देखें CnH10-2 को फॉलो कर रहा है। अब यहीं से बाकी किसी भी स्टेटमेंट को ना पढ़ें, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है ये एक अल्काइन है, क्योंकि अल्कीन CnH10 को फॉलो करते हैं। तो अगर तो C5H10 होता तो फिर हम लोग चार्ली और डेल्टा की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पर तो ये बन ही नहीं सकती ना। फिर हम लोग जब अगली बातों को पढ़ते हैं तो भी आपको मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाएगा। कहते जी ये एक ऐसा कंपाउंड है दैट हैज़ द एबिलिटी टू टेक अप 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चे वो बेसिकली हाइड्रोजनेशन की बात करना चाह रहा है। अगर अल्कीन हो तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है, और अगर अल्काइन हो तो 2 मोल को एक्सेप्ट करती है। तो वो 1 पेंटाइन भी हो सकता है, 2 पेंटाइन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ये सिर्फ एक ही मोल को एक्सेप्ट करते हैं। फिर कहता है कि कंपाउंड जो है वो डीकलराइज करता है सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। बच्चे ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, वो 1 पेंटाइन भी दे सकती है, वो 2 पेंटाइन भी दे सकती है। फिर कहता है कि कंपाउंड फॉर्म्स नो वाइट पीपीटी विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। देखें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट पीपीटी बनाते हैं जो 1 अल्काइंस होती हैं, जो टर्मिनल अल्काइन होती हैं। आप लोग एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन वाला टॉपिक पढ़ें तो इससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जितने भी टर्मिनल अल्काइंस होती हैं, मतलब जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के ऊपर बना होगा, वो वाइट पीपीटी बनाते हैं। जबकि इसने यहाँ पे बोला नो वाइट पीपीटी, ये तो वाइट पीपीटी बनाएंगे नहीं, इसका मतलब 1 पेंटाइन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पेंटाइन बनाता है। तो इसका मतलब यहीं से आपको पता चल गया कि इसका राइट ऑप्शन बीटा है। आपको आगे की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहता है जी treatment of that compound with the water in the presence of dilute H2SO4 and AgSO4 catalyst yield an equimolar mixture of 2 pentanone and 3 pentanone। कहते हैं कि आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो आपके पास 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन बन जाएगा। तो बच्चे 2 पेंटाइन की एडिशन ऑफ वाटर करवा कर देखें तो आप लोगों के पास ये वाली कीटोन्स हैं वो बन रही होंगी। खैर वो हमने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो वो हमारे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन बन चुका है। वो हमने पहले 3 स्टेटमेंट से ही फाइंड आउट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मूव करते हैं। उन्होंने पूछा जी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं अबाउट SN2 मैकेनिज्म। बच्चे बाईमॉलिक्यूलर होता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है, बिल्कुल ठीक है। फिर SN2 आप लोगों ने पढ़ा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। टर्शरी SN1 को फेवर करते हैं क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ। इट इन्वॉल्व द 100% इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चे बात बिल्कुल ठीक है। जो SN2 होती है उसमें बिल्कुल ही जो कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होती है ना वो चेंज हो जाती है, जबकि SN1 के अंदर जो है वो रेसिमलाइजेशन होती है। 50% इन्वर्जन होती है और 50% जो है वो रिटेंशन होगी। डेल्टा इसका राइट ऑप्शन होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट। बच्चे नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आगे देखें, कहता है जी कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन की तरफ आपको लेके जा रहा है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। अब ये सोडियम क्या करेगा, इन दोनों ब्रोमीन को लेकर इन द फॉर्म ऑफ 2NaBr रिमूव हो जाएगा, जबकि बाकी जो चीज़ बचेगी दैट विल बी CH3, CH2, CH2 और साथ में आ जाएगा CH3। तो यहाँ पर जो X है दैट इज़ द ब्यूटेन बेसिकली। फिर आप लोगों ने उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीनेशन करवाई। बच्चे अल्केन की सब्स्टिट्यूशन होगी, किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर CH2 के साथ अटैच करते हैं Cl। तो Y के अंदर जो प्रोडक्ट है दैट इज़ बेसिकली क्लोरोब्यूटेन। फिर आपने अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करवाया। जब अल्कोहलिक OH हो तो अभी हम लोग ऊपर भी बात कर चुके हैं
कि फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, यहाँ से क्लोरीन उतरेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतर जाएगा और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चे यहाँ पर फिर आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ द चार्ली ऑप्शन। डेल्टा की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है, जबकि आप लोगों ने जो हैलोजन और हाइड्रोजन रिमूव करना होता है वो जैसेंट कार्बन से होता है। अगर आप लोग कार्बन नंबर 1 से हैलोजन को रिमूव करें तो कार्बन नंबर 2 से जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तो उन्हीं के दरमियान फिर डबल बॉन्ड भी बनेगा 1 और 2 के दरमियान। फिर आगे आ जाएँ 54 के ऊपर। कहता है जी इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन व्हेन सेकंड ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड। बच्चे एक्टिवेटिंग इफेक्ट मतलब इनमें से किसका ऑर्थो पैरा अफेक्टिंग ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो बच्चे मैं आपको एक सीक्वेंस लिखवा देता हूँ, वो याद रखिएगा, आपकी तमाम परेशानियाँ जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है एक्सेप्ट हैलोजन। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आप लोग कहते हैं जो बेंजीन है उसकी रिएक्टिविटी या इंक्रीजिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर हैलोजन कंटेनिंग बेंजीन होती है और चौथे नंबर के ऊपर आप लोगों के पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आ जाते हैं। बच्चे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा? तो आप लोग सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2024 है, उसके अंदर मैंने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। अब बच्चे देखिए ऑर्थो पैरा एक्सेप्ट हैलोजन जो OH है वो ऑर्थो पैरा ग्रुप है, इसका सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा। फिर दूसरे नंबर के ऊपर बेंजीन आएगी, फिर हैलोजन कंटेनिंग बेंजीन ब्रोमीन आ जाएगी और लास्ट पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप COOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चीज़ों के हवाले से। बच्चे देखें एसिड के साथ एथेनॉल रिएक्ट करता है, इथाइल एसीटेट स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। और अगर आप लोग फिनॉल के केस में देखें तो फिनॉल जो है वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ किसी भी किस्म का रिएक्शन जो है वो नहीं करती, वहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो है वो बेसिकली बुक्स के अंदर रिएक्शन गिवन है। फिर उसके बाद NOH की बात करता है तो कहता है एथेनॉल वो बना देगा सोडियम एथोक्साइड, लेकिन फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता। तो बच्चे फिनॉल तो रिएक्शन देता है, जहाँ पर आप लोगों ने साल्ट की फॉर्मेशन पढ़ी हुई है इस तरह से आप लोगों के पास ONA की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो ये गलत बात लिखी है, इसी वजह से राइट ऑप्शन बीटा होगी। 40 में देखें कहता है एथेनॉल भी Br2 और वाटर ये अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है ना, तो एथेनॉल भी ये टेस्ट नहीं देती और फिनॉल भी ये सॉरी फिनॉल के केस में वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो है वो बनती है। ये बात ये याद भी रखिएगा, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एक्वा सोल्यूशन के साथ आप लोग ट्रीट करवाते हैं फिनॉल को, तो आपके पास ये वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन होती है। डेल्टा में क्या कहता है रिएक्शन विद जिंक टेस्ट, तो जो एथेनॉल है वो रिएक्शन नहीं देती, बिल्कुल ठीक है, आपने कोई रिएक्शन पढ़ा ही नहीं हुआ ऐसा एथेनॉल का। जबकि फ़िनॉल के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन बन जाती है, जैसे फ़िनॉल जिसमें बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच है, आप लोग इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बना देता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो दोबारा से बेंजीनिंग के अंदर जाकर आपको बेंजीन बना देते हैं। तो ये वाली बात भी ठीक लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहते हैं आप लोग कौन सी अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली हैलोजिनेशन से प्रिपेयर नहीं कर सकते? तो बच्चे अल्काइल आयोडाइड ही होती है। दो रीजंस होती हैं, नंबर 1 रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और रिवर्सिबल होता है, और दूसरी रीज़न के जो आयोडीन होती है इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको रिप्लेस करना जो है वो हेलोजिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेन रीज़न इसकी स्लो रिवर्सिबल रीज़न ही बोली जाती है कि एक तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, मतलब रिएक्शन होते ही नहीं है, और दूसरा रिवर्सिबल कि अगर रिएक्शन हो भी जाए तो वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रोसीड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर पूछा गया कि आप लोगों ने ये बताना है जी कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शन ग्रुप इज़ इनकरेक्ट। अल्फ़ा में कहता है अल्कोहल में RH फंक्शन ग्रुप OH है, जो सुफिक्स है वो ओल इस्तेमाल होता है, उसका जो आईयूपैक नेम है दैट इज़ एल्कानॉल। ठीक है, अल्कोहल के केस में यही बातें होती हैं। ईस्टर के केस में कहता है जी RC डबल बॉन्ड OR
और इसमें जो फंक्शन ग्रुप है दैट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, और इसमें जो सुफिक्स है दैट इज़ 8, और एल्काइल एल्कानेट, एल्काइल एल्केनोएट टर्म जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन बन सकती है बीटा ऑप्शन। 40 के अंदर देखें तो कहता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, सुफिक्स ऑन इस्तेमाल की जाती है और जो आईयूपैक नेम है वो एल्कानोन होता है। बिल्कुल बात ठीक है। एसिडमाइड के अंदर कहता है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NH2, फंक्शन ग्रुप CONH2, अमाइड बोलते हैं अल्केन अमाइड। की बातें भी ठीक हैं बच्चे। यहाँ पर एल्काइल एल्कानोएट आता तो ये भी ठीक होती। खैर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया इंटरमीडिएट बताना है जब प्रोपानॉइल क्लोराइड आप लोग ऐड करवाते हैं। बच्चे प्रोपानॉइल क्लोराइड बेसिकली होता है क्या है कि अगर आपके पास ये बेंजीन है, यहाँ पर मैं प्रोपानॉइल क्लोराइड ड्रा करता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ में Cl। पहले स्टेप के अंदर ये जो Cl होता है ये रिमूव हो जाता है, और जब Cl रिमूव हो जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो बेंजीनिंग का पाई बॉन्ड होता है ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर। तो बच्चे जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी, एक तो इसके साथ आएगा हाइड्रोजन और दूसरा C डबल बॉन्ड O और साथ में CH2 CH3 मतलब C2H5 आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली अ पुअर लिविंग ग्रुप। बच्चे मैंने आपके सामने एक लिस्ट ही बना दी है, इस लिस्ट को याद रखिएगा। इसमें जो पुअर लिविंग ग्रुप है दैट इज़ OR नेगेटिव। अब कैसे पता चलता है, तो बच्चे वो मैं आपको ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक ऑर्डर या एक चीज़ बता चुका हूँ कि उसका इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब जो न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा अच्छा होता है ना वो उतना ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये चीज़ बस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अल्फा में देखें कहता है अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द Br2CCl4 बेयर्स टेस्ट के साथ। तो बच्चे वो अनसेचुरेशन टेस्ट होता है, अल्कीन वो टेस्ट दे देगी और अल्केन वो टेस्ट नहीं देगी, तो इसका मतलब आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपने इनकरेक्ट बताना है, ये तो ठीक है बात। बीटा में कहता है अल्केन एंड अल्काइन, इसको Br2 और CCl4 के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बच्चे ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आपके पास जो अल्काइंस हैं वो अनसेचुरेटेड हैं, टेस्ट देंगे, अल्केन टेस्ट नहीं देंगे। फिर कहता है 1 अल्काइन और 2 अल्काइन, इसको आप लोग KGNO3 NH4OH या फिर Cu2Cl2 NH4OH के साथ। तो बच्चे ये आपकी बुक के अंदर एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के अंदर रिएक्शन गिवन है। 1 अल्काइन ये टेस्ट देंगे, 2 अल्काइन ये टेस्ट नहीं देंगे, इसका मतलब ये भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा नन ऑफ दीज आ जाएगी। बच्चे ये हमारे पास डिस्कशन थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा और हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा। अपना बहुत सारा क्या रखिएगा तो हमें याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।